भरती है और इस जिले में सबसे ज़्यादा। अगर आप पॉपुलेशन देखें, आबादी देखें और प्रतिशत के रूप में देखें, परसेंटेज में, तो हिमाचल इज नंबर 1, सबसे आगे है। तो क्या कर दिया हमने, और कहें फौज को, देश को मजबूत कर दिया। मैं आज एक चीज़ और कहूँगा, आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं और आजकल के जो नौजवान हैं वो तो हर चीज़ जानते हैं। हमारे वक्त में ये सुविधा नहीं थी जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थे। आज तो बच्चे वो स्मार्टफोन पे बैठ के 2 मिनट में सारी बात निकाल देते हैं, कहीं गलती भी हो उसको भी सुधार देते हैं। तो आपको सब मालूम है। तो ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, आज किसी की कोई जवाबदेही नहीं। यहाँ के मुद्दे और हिमाचल के मुद्दों पे आने से पहले 2 बातें और कहूँगा कि बार बार ये हमारे दूसरे विरोधी दल, जो आज सत्ताधारी दल है केंद्र में, सौभाग्य से हिमाचल में नहीं, उनकी पराजय हुई थी और हमारी सरकार है, इसको गिराने की कोशिश हुई। वो सरकार कायम है और उपचुनाव के बाद और भी मजबूत होगी, मैं दावे के साथ वो भी कह रहा हूँ। पर उससे, इनके आने से पहले मैंने कुछ संस्थाएं तो गिनाई आपको। भारत परमाणु शक्ति बन चुका था इंदिरा जी के समय में। भारत की फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध जीता था, बांग्लादेश आजाद कराया था और पाकिस्तान की फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा हिंदुस्तान की फौज के सामने, जब जनरल नियाजी ने जनरल अरोड़ा के सामने अपनी पिस्तौल रख के आत्मसमर्पण किया। पर आज ये दिखाया जाता है कुछ हुआ नहीं। आर्यभट्ट कब गया था अंतरिक्ष में? भारत का स्पेस प्रोग्राम कब कायम हो गया था? पंडित नेहरू के समय में। जो बड़े संस्थाएं मैंने बताई उसमें और बहुत है, सूची लंबी है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। असली तस्वीर हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं। हिमाचल के और कांगड़ा के, चंबा के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं, वो समझते हैं देश और दुनिया में क्या हालात है। आज चाहे 100 बार दोहराया जाए, पर असली बात जहां रोकी जाती है आप लोगों की भी जबान, हमारी तो नहीं। अगर कोई एडिटिंग हो जाती है, नए सर्कुलर आ जाते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के, नए वॉचडॉग्स बना दिए जाते हैं कि क्या बोलोगे, क्या दिखाओगे। ये भी हो रहा है मीडिया के साथ। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान देता है उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है, निरंतर। सुप्रीम कोर्ट ने बचाया, अभी मीडिया को ही बचाया, वरना तो लगा दी थी लगाम चुनाव से पहले, और ठीक चुनाव से पहले लगाई। ये सोचिए इसके बारे में कितनी गंभीर बात है। आज़ाद हिंदुस्तान में अगर ये चीज़ छिन जाए और वो संस्थाएं जो निष्पक्ष होनी चाहिए, अगर वो पक्षपात में लग जाएं और लोगों को आहत करने में लग जाएं, निशाना बनाने में लग जाएं, वो देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा है। पर उसके बावजूद लोग समझ रहे हैं। इस चुनाव में मुझे हैरानी होती है। मेरा 5 दशक का, मैं बहुत छोटी उम्र में आ गया था जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में 18 बरस की उम्र से हम शुरू हो गए थे। ये नहीं कि हमारे माता पिता चाहते थे कि हम छात्र आंदोलन करें और ये काम करें, पर मुझे हैरानी है। हमने बहुत चुनाव देखे हैं, हमारे साथियों ने बहुत चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं, कि चुनाव हुआ नहीं, नोटिफिकेशन आई नहीं, कितनी सीट आएगी उसका नारा बन गया। अब की बार 400 पार। ये 400 पार नहीं, 300 पार नहीं, 250 पार नहीं, मैं आज कह के जा रहा हूं। वो ये 2019 और 14 की हवा नहीं है, इनकी हवा निकल रही है पूरे हिंदुस्तान में। ये वक्त बताएगा। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हम एक राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, हमने पराजय देखी है, हमने पहले भी देखी है, पर कांग्रेस पार्टी इस देश की आत्मा की आवाज रही है। हम एक समावेशी संगठन है। हम देश में बंटवारा नहीं करते, समाज में बंटवारा नहीं करते। हमने कभी बढ़ावा क्षेत्रवाद और जातिवाद को नहीं दिया। हमने कभी सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ाया, ना हमारे लोग वो जबान बोलते हैं।
इस चुनाव में देश को, हिमाचल को, हमारे चुनाव क्षेत्र को ये भी तय करना है कि देश के हालात बदलने में हमारी आवाज़ जुड़ती है और कितनी मजबूती से जुड़ती है। वो बड़ा अहम भूमिका निभाएगी। मार्ग जो चुना था, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, वो 16 नोटिफाई हो चुके थे मेरे कार्यकाल में, वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा वो धुलेरा में है, गुजरात में। धुलेरा पहला निम्स नोटिफाई हुआ था हमारी सरकार के द्वारा। जो ये सोचा जाए कि गुजरात में बना और वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी का है, नहीं, उन्होंने भी काम किया होगा। दूसरा मानेसर बावल में है, 427 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा जो है साइज में, वो मध्य प्रदेश में है, पीथमपुर धार माव, वो लगभग 325 स्क्वायर किलोमीटर के आस 340। उसके बाद चौथा आता है पाली मारवाड़। मैं आपको सारी सूची दिलवा दूंगा। सबसे छोटा नागपुर के नज़दीक है, वहाँ 3 दिए गए हैं महाराष्ट्र में। अनडिवाइडेड आंध्रा में 4 थे, उसके बाद उसको एक और बढ़ाया गया। वो है नागपुर के नज़दीक कुही उमरेद तालुका में। 1 मिनट, सवाल पूछा है, जवाब दे दूं, और मैं कभी भी दूसरा सवाल नहीं लेता। बाद में अलग से बात कर लेंगे, अभी नहीं, मैं हमेशा नियम के अनुसार। देखिए, मैंने सारी संस्थाएं गिनाई हैं, वो उपलब्धियां हैं, तो इसी काम को आगे बढ़ाएंगे ना, और संस्थाओं का निर्माण होगा। मैंने बताया है, रोजगार पैदा करने का हमने कहा है कि हम अवसर लाएंगे, निवेश लाएंगे। मैंने कहा है, मैंने ये भी कहा है कि गलत नीतियों को हम खत्म करेंगे, जिस तरह अग्निवीर है। हमने ये भी कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी और हम देश में भी उसको लाएंगे वापस, जो हमने हिमाचल में करी है। तो ये अब आपका विजन आपने सुन लिया। बाकी यहाँ की जो मांगे हैं, चंबा की अलग है, कुल्लू मनाली की अलग है, कांगड़ा की अलग है, वो प्राथमिकताएं देखेंगी। बेरोजगारी की समस्या कि मैंने विस्तार से बोला है, कुछ चीज़ों पे स्पष्ट रूप में बताया कि हम क्या करना चाहते हैं। और कृपा करके हमारे मैनिफेस्टो को खूब पढ़िए। देश के प्रधानमंत्री भी पढ़ते हैं पर गलत मायना सामने रखते हैं। आगे बताओ। केवल पठानिया जी ने कुछ बातें बताई हैं आपको। आने का मकसद आपको मालूम है। जीवन परिचय के कुछ अंश इन्होंने बताए काफ़ी। एक विस्तृत कागज़ आपको शीघ्र दे दिया जाएगा पार्टी के द्वारा, जिसमें तमाम वो काम हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए मेरे दशकों के सार्वजनिक जीवन के दौरान। मुझे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आदेश हुआ है और हमारे तमाम साथियों का स्नेहपूर्वक आग्रह कि मैं यहाँ आऊँ और पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनूँ, कांगड़ा और चंबा लोकसभा क्षेत्र से। एक बहुत सुंदर और बड़ा चुनाव क्षेत्र है जो अपना विशेष महत्व रखता है। मैं बचपन से इन दोनों जगह आता रहा हूँ। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो हमारे माता पिता पहले नवरात्रों पे यहाँ के मंदिरों के दर्शन के लिए लाते थे। ज्वाला जी है, कांगड़ा मंदिर है, चामुंडा है और बगलम है। उसके बाद निरंतर
कांगड़ा और चंबा या पूरा हिमाचल, शायद कोई स्थान, कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं, कोई ब्लॉक नहीं जहां मैं नहीं गया। विशेष तौर पे जब मैं हिमाचल युवक कांग्रेस का एक लंबे समय और बड़े चुनौतीपूर्ण से भरे समय में अध्यक्ष था, और उसके बाद भी आप में से जो पुराने हैं वो शायद वाकिफ होंगे, हर चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में मैं प्रचार से जुड़ा रहा, जहाँ जहाँ बुलाया गया। पर यहाँ की और चंबा की कोई बड़ी रैली नहीं हुई जिसको मुझे सौभाग्य मिला राजीव गांधी जी के समय से, सोनिया जी भी अध्यक्ष रही, अभी हाल तक जो उन बड़ी रैलीज़ को ज़िला कांगड़ा में जो सबसे बड़ी जनसभाएं होती हैं उनको संबोधित किया। हिमाचल मेरी कर्म भूमि है और बाद में पूरा देश मेरी कर्म भूमि बना, वो आपको इन्होंने विस्तृत जानकारी दे दी। मेरी जन्मभूमि शिमला है। मैं इसको ये बड़ी अहम बात मानता हूँ कि एक ऐसे समय में हमारे दल ने, संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिम्मेवारी दी, जब बहुत चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने हैं। ये चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। इसमें लगभग 100 करोड़ मतदाता मत डालेंगे। करोड़ों वो हैं नौजवान जो हमारे भविष्य के भागीदार हैं, स्टेक होल्डर्स ऑफ द फ्यूचर, जो पहली बार अपना मन बनाएंगे, अपना मत देंगे। कई चुनाव क्षेत्र हैं जहां पूरे देश की निगाहें हैं, और भारत के चुनाव सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, पूरी दुनिया की निगाह बहुचर्चित है। विश्व के अंदर, विश्व के बड़े मंचों पे लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान का क्या फैसला होगा। बातें हैं वो चर्चा में लाना आवश्यक है, और वो बातें जो सीधा संबंध रखती हैं देश के भविष्य से, समाज से, युवा पीढ़ी के भविष्य से, देश की सुरक्षा से, रोजगार के अवसर पैदा करने से, बढ़ती महंगाई, ये मुख्य विषय चर्चा में है। महिलाओं की भागीदारी, उनको क्या हिस्सेदारी मिले, क्या न्याय मिले, क्या अवसर मिले जो हमारे विकास में उद्योगीकरण से जुड़ सके। उन तमाम विषयों पर चर्चा भी होगी। तो तब ये विषय हिमाचल के भी हैं, कांगड़ा के भी विषय हैं। कांगड़ा और चंबा के हर चुनाव क्षेत्र में कुछ अपनी प्राथमिकताएं और अपने विषय भी होते हैं। पिछले 10 साल के अंदर नौजवान ठगे गए हैं। जो कहा गया वो हुआ नहीं, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। मैंने अपने साथियों से कहा है कि 2014 का और 2019 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो निकालें और सबको बांटें कि क्या कहा था, क्या वायदे थे। चुनाव में हर मंच अपनी बात कहता है, हर दल अपनी बात कहता है। हमारे कुछ संस्कार हैं कांग्रेस पार्टी के, हम शालीनता और सम्मान से अपनी बात रखते हैं। हमारी भाषा में कटुता नहीं है। आज देश में राजनीतिक संवाद में बहुत कटुता आ गई। देश में, समाज में लकीरें खींची जा रही हैं। वो लोग जो पूरे देश की बात करते हैं, वो हिमाचल के अंदर भी लकीर खींचने की बात करते हैं। शिमला और कांगड़ा के बीच में लकीर खींचने की बात करते हैं, पर टेलीविज़न पर आके कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये मेरा संदेश है उनको,
चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। राजनीतिक संवाद में विनम्रता और शालीनता रहे, वो देश के प्रजातंत्र के हित में हो। देश में आज आज़ादी के बाद की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, जो सरकारी आंकड़े हैं वो डबल डिजिट में दिखाते हैं, पर उसमें तमाम वो लोग नहीं गिने गए जो अंडर एम्प्लॉयड हैं या जो गांव में मनरेगा में हैं। शहरी और ग्रामीण, भैया इसको बंद कर दीजिए, दोनों जगह बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। सरकार आपको इन्फ्लेशन के बता देगी आंकड़े। अर्थव्यवस्था पे ऐसा तस्वीर पेश हो रही है, हमारा देश सही मायने में आगे बढ़ना चाहिए। देश और समाज, इनके निर्माण में निरंतरता रहती है। कभी कोई भी सरकार, कोई भी समाज, कोई भी देश अपने निर्माताओं का, जिन्होंने आधारशिलाएं रखी हों, जिन्होंने निर्माण किया हो, उसमें बहुत लोग, केवल प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सरकारें, उनका तो योगदान है नीति बनाने में, संस्थाएं बनाने में। आज़ाद हिंदुस्तान की, जब एक गरीब देश था, साधन कम थे, सैकड़ों बरस के बाद आज़ाद हुए थे। 2014 में जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये याद दिलाना ज़रूरी है कि बेरोजगारी के वो हालात नहीं थे जो आज हैं। कभी हिंदुस्तान के अंदर, तभी मैंने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हुई, पर दिखाया ये गया कि कुछ बना नहीं। क्या इस देश के अंदर बड़े संस्थाएं नहीं बनी थी? तो पंडित नेहरू ने आरंभ किया था सिलसिला, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 जो कायम हुए थे, उसको दुगने से ज़्यादा हमने किया हमारी सरकार में। और कहीं मेरा भी उसमें योगदान है, जिसका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, भारत के एक वज़ीर होने के नाते, कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते। वो इस राज्य में भी हुआ, देश के अलग हिस्सों में। मैं इस राज्य, अपने प्रांत की और इस चुनाव क्षेत्र के भी ज़रूर जिक्र करूँगा। क्यों की बात कहें, अर्थव्यवस्था वो नहीं है जो दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हम आगे नहीं बढ़े। तो साथियों, एक चीज़ बताऊँगा, ये जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, और कृपा करके इसको देखें, सुने। प्रथम औद्योगिक क्रांति जब विश्व में आई थी, वो इंग्लैंड में आई थी, ब्रिटेन में आई थी। उनको अपनी जीडीपी को दुगना करने के लिए 12 बरस लगे थे। दूसरी औद्योगिक क्रांति दुनिया में अमेरिका में आई थी 1940 के दशक में, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और उसके बाद बहुत निर्माण हुआ, उसका बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ। उनको भी 12 बरस लगे। पहला देश दुनिया में जिसने एक दशक में दुगना करा अपनी जीडीपी को, वो जापान था, जो देश बर्बाद कर दिया गया था, जिस पर परमाणु बम फेंके गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। उसके बाद दूसरा देश बना दक्षिण कोरिया, दोनों एशिया के मुल्क थे। पहला देश जिसने 3 गुना करी अपनी जीडीपी एक दशक में, वो चाइना था, चीन। और भारत पहला देश विश्व का बना जिसने कांग्रेस और यूपीए सरकार में, जब एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में, जिसने एक दशक में 2004 और 14 के बीच में अपनी जीडीपी को 4 गुना किया। $480 बिलियन की हिंदुस्तान की जीडीपी थी 2004 मई में, और $2 ट्रिलियन पे छोड़ के गए जब हमारी सरकार ने अपना कार्यभार छोड़ा। आज 10 साल के बाद इतना शोर सुनते हैं, वो दुगनी नहीं हुई, आज भी 4 ट्रिलियन नहीं हुई। मैं ये तो नहीं इनसे अपेक्षा करते थे हम कि ये 4 गुना करेंगे, 3 गुना कर देते, वो भी नहीं हुई, दुगनी भी नहीं हुई। एक छोटा देश है, बड़ा विकसित राष्ट्र है, पर इंग्लैंड, यूके,
उसकी 6.5 करोड़ की आबादी है, हमारी 140 करोड़ की है। और बार बार ये हम सुनते हैं, हम थोड़ा सा नाक थोड़ी सी आगे निकल गई इंग्लैंड से। या 140 करोड़ का विकासशील देश है, अमीर देश नहीं है। यहाँ गरीबी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है। अगर आप देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इनइक्वालिटी इंडेक्स, 1% लोगों के हाथ में आज हिंदुस्तान में 40% भारत की पूंजी है, 1% लोगों की। और जो 50% मध्यम वर्ग से भी जो नीचे छूटे हुए लोग हैं भारत के, उनके पास 20% देश का संपत्ति नहीं है, उससे भी कम। ये एक असमानता है। हाँ, उपलब्धि अगर कहें वो, तो जिनका 269वां नंबर था दुनिया में, किसी का 600 नंबर था बिलियनर्स की लिस्ट में, वो दूसरे तीसरे नंबर पर आ गए। तो कुछ लोगों का भरपूर विकास हुआ, चाहे देश की जीडीपी दुगनी ना हुई है। 2022 तक वायदा था किसान को आमदनी दुगनी करने का, वो नहीं हुई है। देश की सुरक्षा खतरे में है, पर ऐसा दिखाया जाता है कि इससे पहले भारत की फौज नहीं थी। सेना किसी सरकार और दल की नहीं होती, सेना हिंदुस्तान की फौज है। हमारी फौज में एक गलत स्कीम लाकर अग्निवीर, ये आने वाले समय के लिए हिंदुस्तान को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। जब हमारे 17-18 साल के बच्चे फौज में भर्ती होंगे 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद बाहर आएंगे तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी कि साहब 11 लाख रुपया देंगे, उसमें 5.5 लाख उन्हीं का कटा हुआ है। कोई मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं होगा, आर्मी कैंटीन से राशन तक नहीं खरीद पाएंगे। और उन 4 साल में अगर सीमा पर मर गए, शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, ना परिवार को पेंशन मिलेगी। इसलिए सबसे प्राथमिकता, मैं स्वयं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य था, मैं चंद्र जी से, विप्लव जी से, इन सबसे बात कर रहा था। हमने इंसिस्ट किया कि स्पष्ट रूप में देश के नौजवानों को कह दें कि सरकार बदलेगी और हम ये अग्निवीर को स्क्रैप करेंगे, किसी हालत में इसको नहीं रखेंगे। इन बच्चों को शादी नहीं होती। मेरे पास सुरक्षा में कर्मी हमारे साथ भी हैं, वो बताते हैं साहब इनको कुछ करिए, क्योंकि लोग इनको गांव में लड़की नहीं देते शादी के लिए, कहते हैं कच्चा फौजी है या पक्का फौजी है। ये